पठनारंभ की तैयारी तथा शिक्षण विधि। बालकों को पढ़ना सीखने से पूर्व उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करना अनिवार्य है। इसके लिए बालकों को ऐसे सहज तथा अनौपचारिक शैक्षिक अनुभव देने की आवश्यकता है जिससे उनके पठन के प्रति रुचि जागृत हो सके। इस संबंध में क्रिया आधारित निम्नलिखित अनुभव उपयोगी हो सकते हैं। बालकों से सहज रूप में वार्तालाप करना, बालकों को कहानी सुनाना तथा उनसे कहानियाँ कहलवाना, बालकों को त्रिमय पुस्तकें दिखाना, उनसे छोटी छोटी बालोपयोगी कविताएं याद करवाना तथा कविता के साथ अभिनय कराना, वस्तुएं तथा उनके चित्र दिखाकर उनके नाम याद कराना, उनसे घर तथा मित्रों के अनुभव सुनना, विभिन्न आकृतियाँ, आड़ी तिरछी, खड़ी पड़ी रेखाएं, त्रिभुजाकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार आदि ज्यामिति आकार आदि दिखाकर उनकी पहचान कराना, उनमें अंतर कराना, समान सी ध्वनियों में अंतर कराना, जैसे क ख, क ग, ख ग, ग घ आदि। पठनारंभ वर्ण बोध की शिक्षण विधियाँ। पठनारंभ की तैयारी के बाद दूसरा सोपान है पठन का आरंभ करना। पठनारंभ में विद्यार्थी में दो कौशलों का विकास करना होता है: वर्णों के लिखित रूप को पहचानना और उनके साथ भाषा की ध्वनियों का संबंध स्थापित करना। इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ उपयुक्त हो सकती है। वर्ण विधि। वर्ण विधि के अंतर्गत वर्णों की सीधे पहचान कराई जाती है, यथा अ आ ई आदि स्वरों तथा क ख ग घ आदि व्यंजनों के लिखित रूप की पहचान कराना और उन्हें उनकी ध्वनियों के साथ संबंधित करना। इसके लिए लकड़ी या किसी धातु के बने हुए वर्णों की सहायता भी ली जाती है। इस विधि में वर्णमाला पर विशेष बल दिया जाता है। वर्णमाला के बाद बारकड़ी याद कराई जाती है। शुद्ध रूप में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि अर्थहीन होने के कारण बालक वर्णों को नहीं जान पाते। वर्ण विधि का ही एक और रूप है शब्द आधारित वर्ण विधि। इस विधि द्वारा अपरिचित वर्ण को परिचित वस्तु के चित्र या उसके परिचित नाम की सहायता से सिखाया जाता है, यथा कबूतर का चित्र, कबूतर शब्द आया क वर्ण सिखाना। इस विधि में वर्णों का शिक्षण वर्णमाला के क्रम में पढ़ाने पर बल दिया जाता है, जिस कारण विद्यार्थी तब तक वर्ण बोध ही करता रहता है जब तक कि सारे वर्णों को न जान जाए। शब्द विधि। शब्द विधि में शब्दों पर बल होता है। शब्द के माध्यम से वर्ण सिखाए जाते हैं। अधिक शब्द बनाने की क्षमता वाले वर्णों को पहले पढ़ाया जाता है और कम क्षमता वाले वर्णों को बाद में सिखाया जाता है। इस विधि में वर्णों को वर्णमाला के क्रम से नहीं सिखाया जाता है। परिचित वस्तु के परिचित नाम का प्रयोग ही वर्णबोध के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, प्रथम पाठ में वर्णबोध के लिए नल और बस शब्द की सहायता से नल और बस शब्दों को तोड़कर नल ब नल बस वर्णों का बोध कराया जा सकता है। ये वर्ण वर्णमाला के क्रम में तो नहीं होते हैं पर इनसे अनेक शब्द बन सकते हैं, जैसे सब, सन, नस, बल आदि। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी पहले पाठ में ऐसे वर्णों को सीख जाता है जिससे शब्द बनते हैं। इसके कारण विद्यार्थियों को सीखने में रुचि भी होती है और उनमें विश्वास पैदा होता है कि वो कुछ शब्दों को पहचान सकता है और पढ़ सकता है। इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि इस विधि से विद्यार्थियों को वर्णमाला का ज्ञान ठीक प्रकार नहीं हो पाता और इसका प्रयोग करने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। वाक्य विधि।
यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि वाक्य की भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसलिए वर्णों को सिखाने के लिए भी प्रारंभ में वाक्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। उस वाक्य में इस प्रकार के मूल शब्द होने चाहिए जिनके विश्लेषण से अपेक्षित वर्ण प्राप्त हो सके। इसके लिए अज्ञात वाक्य उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे लघुत्तम होते हैं, जैसे अमर, आ, घर, चल, छत पर चढ़। चित्रों और वाक्यों द्वारा सार्थक संदर्भ उपस्थित करके वाक्यों को शब्दों को अलग अलग कर एक एक का विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति का लाभ यह है कि वाक्यों और शब्दों को सार्थक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार वर्ण भी संदर्भ के अंग बन जाते हैं। परंतु इस पद्धति में मात्राहीन शब्दों से बने वाक्य अस्वाभाविक से हो जाते हैं। व्यवहारिक अथवा संयुक्त विधि। शिक्षण विधियां साधन है, साध्य नहीं। इन सभी विधियों का उद्देश्य वर्ण बोध कराना है। प्रत्येक विधि की अपनी सीमाएं और अपने गुण हैं। व्यावहारिक दृष्टि यह है कि विद्यार्थियों की आयु, रुचि, स्वभाव तथा समय और सामग्री की सीमाओं को देखते हुए उनमें से कोई दो या दो से अधिक विधियां एक साथ उपयोग में लाई जाए या उपयोग में आने वाली दो या दो से अधिक विधियां एक साथ उपयोग में लाई जाए या उपयोग में आने वाली दो या दो से अधिक विधियां के सभी तत्व एक ही समय पर उपयोग में आए। प्राथमिक कक्षाओं में पठन विधियां। इन कक्षाओं में पठन शिक्षण विधि की चर्चा दो भागों में की जा सकती है। वाक्य पठन की शिक्षण विधियां। विभिन्न विधाओं के पठन की शिक्षण विधियां। वाक्य पठन की शिक्षण विधियां। वाक्य भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई है। जब कभी कोई एक शब्द के माध्यम से अपनी भावना या विचार को व्यक्त करना चाहता है तो वह शब्द भी वाक्य के समकक्ष माना जाता है। पर सामान्यतः वाक्य विभिन्न पदबंधों तथा शब्दों से निर्मित होता है और विद्यार्थी सस्वर पठन करते हुए शब्द, पदबंध तथा वाक्य पढ़ता है। वाक्य के पठन के संबंध में शब्द, पदबंध तथा वाक्य इन तीनों स्तरों पर विचार करना अपेक्षित है। शब्द और पदबंध पठन विधियां। शब्दों और पदों के पठन शिक्षण में मुख्य दो विधियां अपनी जाती है। ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के अनुसार ध्वनि में समान शब्दों का साथ साथ उच्चारण सिखाया जाता है। कल, खल, फल, चल, गल, जल, लोटा, कोटा, मोटा, पक्का, धक्का, प्रचार, प्रचार, प्रकार, प्रचार, प्रसार आदि। बालक समान ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण में रुचि लेते हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। देखो और कहो विधि। इस विधि के अनुसार ऐसे कार्ड बनाए जाते हैं जिन पर शब्दों से संबंधित चित्र बने होते हैं और उनके नीचे शब्द लिखे होते हैं। बालक चित्र को देखकर पहचानता है कि उसके नीचे लिखे शब्द को पढ़ता है। ये एक रोचक विधि है। वाक्य पठन विधि। इस विधि के अनुसार बालक को प्रारंभ से ही छोटे छोटे वाक्य पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। धीरे धीरे वाक्यों की लंबाई बढ़ती जाती है। साथ ही प्रारंभ में बिना मात्रा वाले शब्दों वाला वाक्य दिया जाता है और फिर मात्रा वाले शब्दों के वाक्य और संयुक्त अक्षर वाले शब्दों से युक्त वाक्य दिए जाते हैं। विभिन्न विधाओं की पठन शिक्षण विधियां। प्राथमिक कक्षाओं की मातृभाषा की पाठ्यपुस्तकों में सामान्यतः वर्णनात्मक निबंध, कहानी, जीवनी, संवाद पत्र और कविताएं सम्मिलित की जाती है। वर्णनात्मक निबंध का सस्वर वाचन और ज्ञानात्मक निबंध का मौन पठन उपयुक्त है। ज्ञानात्मक का मौन और वर्णनात्मक का सस्वर वाचन। कक्षा 3 तक कहानी का सस्वर वाचन कराया जा सकता है और कक्षा 4 व 5 में मौन पठन कराना चाहिए। जीवनी दोनों प्रकार के पठन के लिए उपयुक्त हो सकती है। संवाद का सस्वर वाचन कराना चाहिए
ध्वन्यात्मक तथा वर्णनात्मक कविताओं का सस्वर पाठ कराना चाहिए, पर भावात्मक तथा विचारात्मक कविताओं का मौन पठन कराना चाहिए। कुछ विद्वानों की दृष्टि में प्राथमिक कक्षाओं में कविताओं का सस्वर पठन ही होना चाहिए, मौन पठन नहीं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6 से 8 में पठन शिक्षण उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पठन शिक्षण में केवल दो बातों पर विशेष बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में मौन वाचन की अपेक्षा सस्वर वाचन पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन पर अधिक बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षा में सूचनात्मक तथा व्याख्यात्मक स्तर के अर्थग्रहण की योग्यता का विकास किया जाता है, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसके अतिरिक्त सृजनात्मक स्तर के अर्थग्रहण की योग्यता का भी विकास करना चाहिए। पठन रुचि का विकास। पठन का वातावरण। जिन परिवारों में पठन का वातावरण होता है उन परिवारों के बालकों को पठन के प्रति रुचि सहज हो जाती है। इसी प्रकार आस पड़ोस, बस्ती और नगर का वातावरण भी बच्चों की पठन रुचि को प्रभावित करता है। पठन की सुविधाएं। पठन रुचि पैदा करने के लिए सबसे आवश्यक सुविधा है पुस्तकालय। पुस्तकालय में विभिन्न आयु और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के रुचिकर विषयों पर चित्र कथाओं से लेकर गंभीर अध्ययन की पुस्तकें उपलब्ध हो। पठन रुचि के विकास के लिए प्रयास। पाठकों की रुचि अवस्था के साथ बदलती है। उदाहरण प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी पशु पक्षियों की कहानियाँ, परिकथाओं, मेले, त्योहारों, खेल खिलौनों, विभिन्न स्थानों की सैर आदि के वर्णन में रुचि लेते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी साहसिक कथा, देश विदेश के लोगों के जीवन, सामाजिक तथा ऐतिहासिक कहानियों, महापुरुषों की जीवनियों, खेलकूद, पौराणिक कथा, देशभक्त वीरों की कथा आदि के पठन में रुचि लेते हैं। विद्यार्थी में पठन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए अध्यापक को कक्षा में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का परिचय देना चाहिए, जिससे पुस्तक की विषय वस्तु की जानकारी भी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके। विद्यालय में नई आई पुस्तक को उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को उसकी सहज जानकारी हो जाए। पठन कौशल तथा पठन योग्यता का मूल्यांकन। किसी भी पठन मूल्यांकन कार्यक्रम में पठन की प्रकृति, प्रकार, पक्ष तथा स्तर सभी समाहित होने चाहिए। प्रकृति की दृष्टि से पठन योग्यता की परीक्षा कौशल तथा योग्यता दोनों दृष्टियों से की जानी चाहिए। कौशल के अंतर्गत पठन का यांत्रिक पक्ष यथा शब्दों का शुद्ध उच्चारण, बलाघात, अनुतान, गति आदि आते हैं, और योग्यता के अंतर्गत अर्थग्रहण के विभिन्न स्तर यथा सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सृजनात्मक निहित है। प्रकार की दृष्टि से सस्वर तथा मौन दोनों प्रकार के पठन की परीक्षा करनी चाहिए। पक्ष की दृष्टि से संदर्भ, विषय वस्तु, विधा, भाषा और शैली का मूल्यांकन होना चाहिए। स्तर की दृष्टि से पठन योग्यता का परीक्षण अर्थग्रहण के विभिन्न स्तरों, सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सृजनात्मकता पर करना चाहिए। सामग्री की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो उस कक्षा के स्तर तथा अनुभव की हो, जिनके लिए पठन परीक्षण बनाए जा सके। इस प्रकार पठन मूल्यांकन के 4 आयाम हो जाते हैं। पठन की प्रकृति, कौशल तथा योग्यता, पठन के प्रकार सस्वर तथा मौन, पठन के पक्ष यांत्रिक तथा मानसिक, अर्थग्रहण संबंधी। पठन के स्तर सूचनात्मक, व्याख्यात्मक तथा सृजनात्मक। पठन ये सारे आयाम एक परीक्षण में समाहित नहीं हो सकते। पठन कौशल तथा योग्यता संबंधित दोषों का निदान यथा उपचार। पठन कौशल के अंतर्गत पठन की यांत्रिक कौशलता का निदान और उपचार आता है।
पठन योग्यता के मानसिक पक्ष के अंतर्गत अर्थग्रहण की योग्यता का निदान तथा उपचार अपेक्षित है। पठन के यांत्रिक पक्ष संबंधी दोष। पठन के यांत्रिक पक्ष के दो दोष हैं। शिष्टाचार संबंधी, बैठने या खड़े होने की स्थिति, पुस्तक को ठीक प्रकार न पकड़ना, सिर हिलाना, पृष्ठ पर उंगली रखना, ऊंची और तनावपूर्ण आवाज़ आदि। उच्चारण संबंधी, शब्द के स्तर पर अशुद्ध उच्चारण करना, अक्षर छोड़ना या जोड़ना, अक्षर की पुनरावृत्ति करना, सब गोलमाल हो गया। उच्चारण संबंधी, शब्द के स्तर पर अशुद्ध उच्चारण ये तो हो गया था। वाक्य स्तर पर त्रुटिपूर्ण अनुतान तथा बालाघात शब्द छोड़ना या जोड़ना, एक एक शब्द पढ़ना, वाक्य को अर्थपूर्ण अनुवृत्तियों में न बांटना, विराम चिन्हों का ध्यान न रखवाना आदि। पठन के मानसिक पक्ष संबंधी दोष। संदर्भ, देश काल न जानना, भौतिक तथा मानवीय पक्ष को समझने में कमी आदि। विषय वस्तु, तथ्यों, विचारों तथा भावों और उनके परस्पर संबंध को न समझना, लेखक के मंतव्य तथा उसकी मूल भावना को न समझना, पाठ का सारांश न समझना, भाषा, नए शब्दों के तथा परिचित शब्दों के नए अर्थ न जानना, वाक्यों के विभिन्न अंगों का परस्पर संबंध तथा वाक्यों का परस्पर संबंध न समझना आदि। विधा, विधा के संदर्भ में भाषा तथा प्रस्तुतिकरण को न समझना तथा न सराहना, शैली की अनुकूलता न समझना आदि। शैली, नए मौलिक प्रयोगों, बिंबों तथा प्रतीकों को न समझना। अर्थग्रहण के स्तर, सूचनात्मक जानकारी प्राप्त करने में कमी, व्याख्यात्मक तथा आलोचनात्मक, विषय वस्तु की व्याख्या या आलोचना करने की योग्यता का अभाव, सृजनात्मक, विषय वस्तु, भाषा, प्रस्तुतिकरण में परिष्कार करने की योग्यता का अभाव। पठन के यांत्रिक पक्ष का संबंध स्वस्वर वाचन से है और मानसिक पक्ष का संबंध मुख्यतः मौन पठन से है। अध्यापक स्वस्वर वाचन का निदान तथा उपचार करते समय यांत्रिक पक्ष को देखना चाहिए और मौन पठन का निदान और उपचार करते समय मानसिक या अर्थग्रहण संबंधी पक्ष को देखना चाहिए। लेखन कौशल की प्रकृति। लेखन एक कला है जो दो चरणों से विकसित होती है। पहला चरण भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके उनको शुद्ध, सुपाठ्य एवं सुंदर रूप में प्रस्तुत करने की कुशलता से संबंधित है, तो दूसरे में लिपि प्रतीकों के माध्यम से अपने भावों, विचारों की सुस्पष्ट, अर्थपूर्ण, प्रभावी अभिव्यक्ति की योग्यता सन्निहित है। शिक्षक के नाते हमें इन दोनों पक्षों के समुचित विकास का प्रयत्न करना चाहिए। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों में लेखन के उपरोक्त दोनों पक्षों का उचित विकास होने से लेखन के समय उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। लेखन के प्रकार। देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला के ज्ञान के बाद विद्यार्थियों को लेखन अभ्यास कराया जाता है। आप अपने शिक्षण अभ्यास के समय इस प्रकार का अभ्यास विद्यार्थियों से कराएं। सामान्यतः यह अभ्यास 3 प्रकार का होता है: सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। ये लेखन का प्रथम और आवश्यक गुण है। सुलेख लिखते समय वर्ण के विभिन्न अवयवों की बनावट, उनकी स्पष्टता तथा सुडौलता, वर्णों में स्वर मात्राओं का उचित योग, वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द के बीच की उचित दूरी, सीधी शिरोरेखा आदि बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अभ्यास के लिए लिपि या मानक रूप मोटे अक्षरों में श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। देवनागरी लिपि की लेखन के लिए 4 रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अनुसार मध्य की 2 लाइनों
में वर्ण लिखे तो ऊपर और नीचे की लाइनों को मात्रा लगाने के लिए काम में लाएं। पहली तथा दूसरी कक्षा में सुलेख लेखन के लिए अलग समय निर्धारित होना चाहिए। अनुलेख से अभिप्राय है श्यामपाठ अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लेख लिखना। अनुलेख का मुख्य उद्देश्य शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास कराना। अनुलेख में सुलेख का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा 1, 2 तथा 3 तक इस प्रकार का अभ्यास लाभकारी रहता है। सप्ताह में इसे 2-3 बार दिया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि इस कार्य की जांच अवश्य की जाए। अनुलेख अभ्यास पुस्तिका के आधे या एक पृष्ठ से अधिक न हो। श्रुतिलेख सुनकर लिखे गए लेख को श्रुतिलेख कहते हैं। इसका उद्देश्य श्रुतिलेख सुनकर लिखे गए लेख को श्रुतिलेख कहते हैं। इसका उद्देश्य वक्ता द्वारा उच्चारित ध्वनियों को कान लगाकर सुनना तथा तदनुरूप उचित गति, स्पष्टता एवं शुद्धता से लिखने का स्वच्छतापूर्वक अभ्यास करना है। श्रुतिलेख सूक्ष्म ध्वनि भेद वाले वर्णों तथा ढ, ड, ढ, 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 अण आदि का लेखन अथवा ह्रस्व दीर्घ मात्रा की श्रवण अभ्यास के लिए देना अधिक उपयुक्त रहता है। दूसरी तथा तीसरी कक्षा में ये लेखन कठिन शब्दों, मस्जिद, मक्खन, ग्रह तथा सरल वाक्यों के रूप में आवश्यकता है। उच्च कक्षा में विद्यार्थियों को कोई पाठ सावधानीपूर्वक पढ़कर आने को कहा जाता है और उसके किसी अंश का श्रुतिलेख दिया जा सकता है। विराम चिन्हों को ध्वनि या उच्चारण के आधार पर सावधानी से सुनने का आधार बनाकर श्रुतिलेख की सामग्री की रचना की जा सकती है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सप्ताह में 1-2 दिन श्रुतिलेख अवश्य दिया जाना चाहिए। श्रुतिलेख की जांच की कई विधियाँ हो सकती है। विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका को व्यक्तिगत जांच द्वारा शुद्ध लेखन लिखने वाले विद्यार्थियों की सहायता से तथा कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को स्वयं जांच करने का अवसर देकर अशुद्धि शोधन हो सकता है। ऐसा करते समय कक्षा के स्तर का विशेष ध्यान रखा जाए। कक्षा में अशुद्धियों का सुधार हो जाने के बाद विद्यार्थियों से उनके शुद्ध लेखन का अभ्यास अवश्य कराया जाए। लेखन शिक्षण की विधियाँ तथा लेखन का मूल्यांकन। लेखन की तैयारी। लेखनारंभ की तैयारी। वर्ण लिखना सीखने की प्रथम सीढ़ी। वास्तविक लेखन में रुचि जगाने के लिए बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से लेखन के लिए तैयार करना श्रेयस्कर है। लेखनारंभ की तैयारी से अभिप्राय है बालक में उन गुणों का विकास करना जो वर्ण, शब्द तथा वाक्य लिखने की क्रिया में सहायक होते हैं। लेखनारंभ की तैयारी के लिए निम्नलिखित अभ्यास अपेक्षित है। उंगलियों की मांसपेशियों के संचालन का अभ्यास। उंगलियों में लेखन सामग्री, पेंसिल, कलम, ब्रश आदि पकड़ने का अभ्यास। उचित लेखन मुद्रा में बैठने का अभ्यास। लेखन सामग्री के उचित रख रखाव का अभ्यास। देवनागरी लिपि के वर्णों की आकृति विभेद कर सकने का अभ्यास। वर्णों की आकारगत सुडौलता की पहचान करने के अभ्यास। विद्यार्थियों में लेखनारंभ की तैयारी के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। लकड़ी, गत्ते, प्लास्टिक आदि में ढले वर्णों के ऊपर या चारों ओर उंगली घुमाने या फेरने का अभ्यास। बालू, स्लेट या कागज आदि पर इच्छानुसार रेखा खींचने का अभ्यास।
देवनागरी वर्णमाला में प्रयुक्त खड़ी रेखा, शिरोरेखा, विभिन्न प्रकार के वक्र या वृत्त बनाने का अभ्यास। चित्र और उसके नाम से सहसंबंध के आधार पर चित्र के नीचे लिखे नाम की पहले वर्ण का उच्चारण अभ्यास। कंकड़, तिनकी आदि जोड़कर किसी वर्ण की आकृति बनाना। बाएं से दाएं पेंसिल आदि चलाने का अभ्यास। खंडंश लेखन विधि। खंडंश लेखन विधि से अभिप्राय है कि जिस वर्ण को लिखना सिखाना है उसे खंडों अथवा अवयवों में बांट लें, फिर उन्हें क्रमशः विकसित करके संपूर्ण वर्ण का रूप दें। जैसे वह वर्ण को ले, इसके अवयव या खंड है, सियाई, इन तीनों अवयवों को जोड़िए व। इस प्रकार ब, न, त आदि वर्णों का खंडंश विभाजन किया जा सकता है। वर्ण लिखना सीखने में सरलता से कठिनता की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए। रूपरेखा या रूप अनुसरण विधि। इस विधि में पहले विद्यार्थी के सम्मुख बिंदुओं के रूप में किसी वर्ण को उकेरा या लिखा जाता है। विद्यार्थी अध्यापक की देखरेख में उस आकृति पर पेंसिल या कलम फेरता है। इस प्रकार उस वर्ण की आकृति स्पष्ट उभर आती है। विद्यार्थी को इसे देखकर सफलता की अनुभूति होती है। रूपरेखा को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस पर तीर का चिन्ह भी लगा दिया जाता है ताकि बच्चा उसी के अनुसार लेखनी चलाए। अनुलेखन विधि। इस विधि के अनुसार श्यामपट्ट पर पूरा वर्ण लिख दिया जाता है। विद्यार्थी को इसे देखकर स्वयं लिखता है। यदि लेखन आरंभ की तैयारी यथेष्ट की गई तो विद्यार्थी थोड़े प्रयत्न के बाद इस विधि से लिखना सीख लेगा। इस विधि के द्वारा क वर्ग, व वर्ग आदि के वर्ण क्रमानुसार लिखना सिखाए जाते हैं। तुलना विधि। यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई ऐसा विद्यार्थी प्रवेश पाता है जिसने गुरुमुखी, बंगला या गुजराती आदि के माध्यम से लिखना सीखा है तो उसके पूर्व ज्ञान का लाभ देवनागरी लिपि शिक्षण में उठाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए ऐसे वर्णों की तुलनात्मक तालिका बनाई जाती है जो हिंदी भाषा के वर्णों से मिलते हो। ऐसा करने से इस विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा सीखने में आसानी रहेगी। लेखन मूल्यांकन। लेखन मूल्यांकन के प्रमुख आधार बिंदु। अक्षरों की बनावट तथा मात्राओं का सहयोग। पहली तथा दूसरी कक्षा में अक्षर विन्यास या लिपि की मूलभूत शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतः इस स्तर पर वर्णों की सुडौलता, वर्णों के समानानुपात आदि की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार वर्ण से वर्ण और शब्द से शब्द के बीच की दूरी भी मूल्यांकन का आधार है। वर्णों के साथ मात्रा के उचित संयोग का भी मूल्यांकन में ध्यान रखा जाए। सूक्ताक्षर का शुद्ध रूप। कक्षा 3 और कक्षा 4 में लगभग सभी संयुक्ताक्षर और व्यंजन गुच्छ पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से बच्चा पढ़ लेता है। अतः इन कक्षाओं में हमारे मूल्यांकन बिंदु अधिकतर यही होने चाहिए। सुलेख। प्राथमिक स्तर पर शुद्ध लेखन के साथ साथ सुलेख को भी मूल्यांकन का आधार माना जाए। इसके लिए श्रुतलेख तथा सुलेख प्रतियोगिताएं आयोजित करें। सुलेख के लिए कुछ अंक अलग से निश्चित किया जाए। लेखन दोष। लेखन दोष कारण तथा निराकरण के उपाय। लेखन दोष मानक लिपि को शुद्ध रूप में न लिखना लेखन में दोष कहलाता है। लेखन दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, यथा मानक लिपि का शुद्ध अनुसरण न कर सकना, लेख सुपाठ्य,
न हो सकना, मात्राओं का उचित योग न कर सकना, वर्णों की बनावट सानुपाटी न होना, शिरोरेख सीधी न खींच पाना, पंक्ति को सीधा न लिख पाने के कारण वर्णों तथा शब्दों का ऊपर नीचे होना, लेखन सामग्री कलम दबात ठीक न होने के कारण धुंधला या अस्पष्ट लेखन, अभ्यास की कमी के कारण वर्णों में भ्रम वर्तने की अशुद्धियाँ तथा विकलांगता के कारण लेखन दोष आदि। लेखन दोष के कारण लेखन में दोष आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लेखन सीखने में उचित विधि को न अपनाना। सामान्यतः देखा जाता है कि लेखन आरंभ तैयारी कराने से पूर्व बालकों को वास्तविक लेखन में लगा दिया जाता है। खंडांश लेखन या रूपरेखा अनुसरण की विधि की जानकारी न होने के कारण आकार आदि क्रम से पूरे वर्ण को लिखना सीखना आरंभ कर दिया जाता है। अपरिपक्व अवस्था में लेखन अति उत्साही माता पिता जगह जगह खुले हुए पूर्व प्राथमिक विद्यालय केंद्र में बच्चों को भर्ती करवा देते हैं और उचित अवस्था से पूर्व ही हाथ में लेखन सामग्री पकड़ा दी जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चा ठीक से अभ्यास न होने के कारण मानक वर्णमाला का शुद्ध अनुकरण नहीं कर पाता है। इस अवस्था में उंगली और मांसपेशियों का उचित समायोजन नहीं हो पाता है। इसी कारण बच्चा उस सामग्री का उपयोग नहीं कर पाता है और लेखन कार्य में प्रारंभ से ही दोष आ जाते हैं। उचित लेखन सामग्री का अभाव, बच्चे के पास उचित लंबाई की कलम या पेंसिल भी नहीं होती है और ऐसी हालत में उसे लिखना पड़ता है। तख्ती, स्लेट या कॉपी का आकार प्रकार बच्चे की आवश्यकता से छोटा या बड़ा होता है। कई बार तख्ती की सतह बहुत खुरदरी होती है। उचित मार्गदर्शन का अभाव, अनेक स्थितियों में बालक को माता पिता तथा अध्यापक अध्यापिका का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। बच्चे के लेखन की अशुद्धियों की ओर वे उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे अच्छे लेखन के महत्व के प्रति उन्हें सजग और जागरूक नहीं बना पाते हैं। बहुत कम विद्यालयों में सुलेख प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। बच्चों को सुलेख के लिए उत्साहित न कर पाना, अनेक बच्चे लेखन को भार मात्र समझते हैं। लिपि की अनभिज्ञता, लिपि का सही ज्ञान न होना भी लेखन दोष का महत्वपूर्ण कारण है। क्षेत्रीय भिन्नता, हिंदी भाषा भाषियों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। राजस्थान से बिहार तक हिंदी की उपबोलियों में विविधता है। लेखन दोष निराकरण के उपाय, उचित अवस्था में लेखन कौशल सिखाएं। अल्पायु में लेखन कौशल न सिखाया जाए। 5+ वर्ष आयु वर्ग का बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से लिखना सीखने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था से पूर्व लिखना सीखने का प्रयास उचित नहीं है। बालक के व्यक्तित्व का सम्मान, हर बच्चे की अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं। प्रत्येक बालक के प्रति स्नेह और सम्मान का बर्ताव किया जाए और उसे उचित विधि से लेखन के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। उचित लेखन विधियों का प्रयोग, पहले लेखन विधियों की चर्चा की जा चुकी है। वहाँ संकेत दिया जा चुका है कि वास्तविक लेखन सीखने से पूर्व लेखन प्रारंभ तैयारी पर बल दिया जाना चाहिए। उचित लेखन विधियों का प्रयोग, पहले लेखन विधियों की चर्चा की जा चुकी है। वहाँ संकेत दिया जा चुका है कि वास्तविक लेखन सिखाने से पूर्व लेखन प्रारंभ तैयारी पर बल दिया जाना चाहिए। लेखन विधि तथा रूपरेखा अनुसरण विधि के प्रयोग से लेखन दोषों का निराकरण बहुत कुछ हो जाता है। व्यक्तिगत अशुद्धियाँ संशोधन, व्यक्तिगत स्तर पर अशुद्धियों संशोधन के बिना लेखन दोषों का निराकरण कठिन है। प्राथमिक स्तर पर तो इस और विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध लिखे गए शब्दों को उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंतिम 10-15 पृष्ठों में शुद्ध रूप में लिखने के लिए कहे और उनका अभ्यास कराए। उनसे कहा जाए कि सप्ताह में कम से कम एक बार
और शब्दों का निगाह अवश्य डाल दें ताकि आवर्ती से वे शब्द उनकी लिखित शब्दावली का सक्रिय भाग बन जाए। इस कार्य का समय समय पर श्रुति लेख करवाएं। उच्चारण अभ्यास। विद्यार्थी जिन शब्दों को अशुद्ध लिखता है बहुत संभव है उसका कारण अशुद्ध उच्चारण हो, यथा स प्र पर च अक्ष त्र तर आदि का उच्चारण अशुद्ध होने से लेखन में दोष आ सकता है। अत्यंत ध्वनियों से युक्त शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास कराया जाए। श्रुतिलेख का अभ्यास। शब्दों के शुद्ध उच्चारण को सुनने, उचित गति से लिखने तथा अशुद्धियों की जांच के लिए श्रुतिलेख श्रेष्ठ साधन है। सप्ताह में 1-2 दिन श्रुतिलेख के लिए अवश्य निश्चित कर सप्ताह में 1-2 दिन श्रुतिलेख के लिए अवश्य निश्चित कर लिए जाए। शुद्ध कोश। यदि बहुलता से अशुद्ध लिखे जाने वाले शब्दों का आकारादिक्रम से कोश बना लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हर कक्षा की एक सीमित लिखित शब्दावली होती है, अतः यह कोश कक्षा के स्तर के अनुसार ही बनाना उचित होगा। कक्षा में ऐसे शुद्ध शब्दों की सूची भी लटकाई जाए। मौखिक भाषा शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? गद्य विधि। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? तो गद्य विधि नहीं आती। पठन कौशल विकसित करने हेतु कौन सा तरीका सही है? बाल साहित्य पढ़ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है अभिनय प्रदर्शन यानी नाटक की प्रस्तुतिकरण। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस प्रकार के अक्षर बनाने होते हैं? किसी भी आकार के। आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो वो है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय है 6 से 9 वर्ष में भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय। मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है कहानी सुनना और सुनाना। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? तो वो है वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे उसके लेखन कौशलों में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। विद्यार्थी जो गलती करे उसे दूर करता रहे। कौन? अध्यापक। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन। ये विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है ये विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। कौन सा सस्वर वाचन? सस्वर वाचन विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ये होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में हो, इसे सुंदर अनुलेख कहते हैं। इसमें अशुद्ध वर्तनी का कारण है व्याकरण का अधूरा ज्ञान।
दूरवाचन किसका प्रकार है? महत्वाचन नहीं, दूरवाचन है। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु है? प्राथमिक स्तर हेतु। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्ण, प्राथमिक है। भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल है। बोलना और लिखना अभिव्यक्ति है। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो लेखन से संबंधित है अनुलेख। अनुलेख लेख में सीधे आ गया लेखन वैसे तो। कहानी सुना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? केवल मौखिक रूप है कहानी सुनना। सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। प्रथम सुनना चरण है। रूपरेखा अनुकरण विधि है लेखन कौशल की। अनुकरण लेखन का ही कर सकते हैं और तो संभव नहीं। पठन में वर्ण संकेत है। वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है। बोलने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं भाव एवं विचार। बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? केवल बोलकर, सुनकर और लिखकर। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है भाषण, सत्संग, वार्तालाप। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है तो वो है संचार। लेखन है, श्रवण है, वाचन है। भाषा कौशल के कितने चरण? तो 4 चरण है। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों का विकास हो सके, केवल स्वरों के आरोह अवरोह एवं बलागतों को समझ सके। भाषा सीखने के प्रमुख चरण है पढ़ना, समझना और लिखना। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी सोचता है। जो जितना जल्दी बोलता है वह उतना जल्दी सोचता है। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? भाषा की बुनियादी संरचना। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है सुनने और बोलने में। सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेख। स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, कविताएं सुनानी चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। ठीक है। मौन पाठन का मुख्य उद्देश्य है गहन अर्थ ग्रहण करना। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? अर्थ पठन पठन का प्रकार नहीं। सस्वर है, मौन है, द्रुत है। द्रुत को ही मौन कहते हैं। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है सुनना और बोलना सर्वोपरि है। लिखना आओ और भले मत आओ कोई मतलब नहीं। जैसे गाँव में बाबो रहे, ठीक है, बाबे ने हुणनो हुणी जे सब है, बोले बाबो सब है। नहीं तो बाबे की पढ़नो आवे, नहीं बाबे की लिखनो आवे, तो बाबे की जिंदगी अड़ी रड़ी चले। और यदि बाबे ने सुनना और बोलना भी नहीं आओ तो बाबे को जिंदगी मतलब नहीं रहता। ठीक है, आप इतने में समझ जाते हो। इसका मतलब सुनना और बोलना आवश्यक है। पढ़ना और लिखना आए और ना आए कोई आवश्यक नहीं। भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल सुनना है। पठन कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? मुख्य बिंदु विचार को ग्रहण करना। भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास लोक संगीत की मदद से किया जा सकता है। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है सुलेख। भाषा के आधारभूत कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चौथा सीटेट 2012 में आया हुआ है।
बच्चों के पठन कुशलता का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। लिखना एक तरह की बातचीत है। लिखना एक तरह की क्या है? बातचीत है। जब मैं चौथी में पढ़ता था 14 में, तब भी सीटेट होता था और आज चल रहा है। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। ठीक है। कक्षा 1 या 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। भाषा सोचने और महसूस करने का एक उत्तम साधन है। सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। व्याकरण भाषा का नियंत्रक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। अब मैं एक बार कही किसका एग्ज़ाम था? मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था गुजरात अहमदाबाद में। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी माता जी का नाम लिखना था। तो एक मैडम आई और उन्होंने सीधा क्या लिखा? सोहनी बहन। ठीक है, अपने आप लिख दिया। मैंने कहा मेरी माता जी का तो ये नाम है ही नहीं। तो उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ लिखा जाता है इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, आपका नाम है या नहीं है। अब मेरे से गलती मानो कुछ भी मानो, ये तो हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, राजस्थान में देवी लगा दे। राजस्थान में आदर्श के लिए मतलब आदर के लिए देवी शब्द लगाया जाता है और पुरुष के पीछे राम। गुजरात में भाई और बहन, सोहनी बहन अपने आप लिख दिया। और अशोक भाई होते हैं ना राजस्थान से, सरदार वल्लभ भाई यानी उनको भाई की उपाधि कहाँ से मिली? गुजरात से। जैसे वो एक वो थे गीजू भाई, नाम तो गीजू था किंतु पीछे भाई और लगा दिया। रूपा का उद्देश्य है बहुभाषिकता को संबोधित करना। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भों में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कर्तव्य लिखती है। सलमा के लिखने का कौन सा तरीका है? सब वर्तनी को दर्शाता है। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद ही रखना। कुछ भी हो जाए अंतर संबंधित है। प्रथम भाषा अधिकरण के संदर्भ में 4 कौशल अक्षर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लास्ट में लिखना। ठीक है, सीधे याद है। लास्ट में कहीं है लिखना, ल से लास्ट, ल से लिखना लास्ट में। सुनना बोलना 2 तो हो गए, बीच में पढ़ना हो जाएगा, अंत में लिखना हो जाएगा। लास्ट में लिखना। श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है मधुर भाषा, कर्कश भाषा। लास्ट में भी ल आता है और लेखन में भी ल आता है। श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है मधुर भाषा, कर्कश भाषा। श्रवण के आधार पर है। ठीक है, मतलब सुनने के तरीके। निम्नलिखित में से किसकी शिक्षणार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? तो वो है विशेष सामग्री को सिर्फ पहचानना। पठन कौशल में आवश्यक है अर्थग्रहण। पठन कौशल में आवश्यक है अर्थग्रहण। ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व
प्रदान करने को कहते हैं लेखन विधि। वाचन कौशल का उद्देश्य है व्याकरण का सही प्रयोग, बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। वाचन कौशल विधि नहीं है, विधेयात्मक विधि नहीं। समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना। लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है? वर्तन संबंधी, वाक्य संबंधी, विराम चिन्ह। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रण संप्रेषण का माध्यम पर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है।